हेलो एवरीवन। आज 17 और 19 जनवरी, मतलब जो 17 का छूट गया था और आज का यानी 19 जनवरी, दोनों का करंट अफेयर इसमें इंक्लूडेड है। और जो इसमें पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं वो ब्रिक्स का है। तो ब्रिक्स वापस से न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिल गई है 2026 की। अभी तक कौन प्रेसिडेंट था? साउथ अफ्रीका था। तो अब इंडिया को वापस से इसकी प्रेसिडेंसी मिल गई है और ये पहली बार नहीं हुआ है। इंडिया इसके पहले भी इसको प्रिसाइड कर चुका है। तो अब हम ब्रिक्स के बारे में बात करें अगर, तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का। इनिशियली इसमें 5 देश थे, ठीक है, जो इसके मेन मेंबर थे, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को देखें तो साउथ अफ्रीका एक्चुअली 2010 में जुड़ा था, पर जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये सिर्फ ब्रिक ही था, BRIC ही था ये। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया था। अगर इसकी हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन सैक्स ने बोला था कि ये एक टर्म दिया था, गोल्डमैन सैक्स ने ब्रिक नाम का टर्म दिया था 2001 में, जिसमें वर्ल्ड की सारी एमर्जिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज को इंक्लूड किया गया था। उसी में एस टर्म तब जुड़ा जब साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ गया और फाइनली ये ग्रुप ब्रिक्स बन गया। पर टाइम के साथ इसे और भी एक्सपेंड करना था, इसीलिए इसमें फिर अलग अलग मेंबर्स भी जुड़ते गए, जैसे इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई। फिर अगर ब्रिक्स के मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ग्लोबल साउथ की वॉइस को स्ट्रेंथन करना है। वर्ल्ड में आईएमएफ डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन जैसे डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, इनके डोमिनेंस को कम करना है और इनका अल्टरनेटिव भी साबित करना है अपने आप को। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करना है, जैसा कि अमेरिका चाहता है कि वर्ल्ड यूनिपोलर रहे और अमेरिका उसमें सिंगल सुपर पावर रहे। इसीलिए ब्रिक्स क्या चाहता है? ब्रिक्स उसको अपोज करता है। ब्रिक्स कहता है वर्ल्ड को हमेशा मल्टीपोलर होना चाहिए, मतलब कई सारे पावर होने चाहिए वर्ल्ड में, सिर्फ एक अकेला पावरफुल कंट्री नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज होनी चाहिए, इनके पास सब्सटेंशियल पावर होनी चाहिए अपने आप को डिफेंड करने की। इसीलिए अमेरिका हमेशा ब्रिक्स को एंटी अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन कहता है। फिर ब्रिक्स का एक और मकसद था कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड और फाइनेंस और एनर्जी टेक्नोलॉजी, इन सबको सपोर्ट करना और इन सब में कोऑपरेट करना आपस में। तो ब्रिक्स का ये सारे इसके पर्पस थे। अब दो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ब्रिक्स के, जिनका नाम है, एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एक है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघई में इसका हेडक्वार्टर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस करता है। और कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट की बात क्या करें अगर, तो ये करेंसी क्राइसिस के टाइम पे लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए बनाया गया है। आईएमएफ के अल्टरनेटिव के रूप में इसको देखा जाता है, जो कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है। जैसा कि इंडिया के साथ हुआ था एक बार, लिक्विडिटी क्राइसिस हुई थी जब हमें एलपीजी रिफॉर्म लाने पड़े थे, ठीक है। तो वैसी क्राइसिस किसी और कंट्री के साथ ना हो, खासकर ब्रिक्स कंट्री के साथ ना हो, इसलिए सीआरए को बनाया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन थी ब्रिक्स से रिलेटेड। अभी रिसेंट में ब्रिक्स में ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज जुड़ गए हैं। सऊदी अरेबिया ने भी ज्वाइन किया था, पर फॉर्मली अभी इसका मेंबर नहीं बना है सऊदी अरेबिया, इसलिए उसे बाहर रखा गया है अभी। अर्जेंटीना ने भी ज्वाइन किया था सऊदी अरेबिया के साथ, पर फिर अर्जेंटीना ने इससे अपने आप को बाहर निकाल लिया, क्योंकि जो अर्जेंटीना में गवर्नमेंट आई इलेक्शन के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा प्रो अमेरिका थी, इसलिए उसने बोला कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। और इंडिया के लिए भी ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस में एक रिफॉर्म का प्लेटफॉर्म है। चाइना डोमिनेटेड फोरम्स के बीच में इंडिया का स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग टूल भी बन जाता है ये। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का मौका भी इंडिया को मिलता है इससे। इसीलिए ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडिया के लिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैक्स सिलिका। अब पैक्स सिलिका न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पैक्स का मतलब होता है डोमिनेंस एक टाइप से। एक टाइम पे पैक्स ब्रिटानिका था, ठीक है। फिर आया पैक्स अमेरिकाना। जब पैक्स ब्रिटानिका था तो पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन की डोमिनेंस थी। अलग अलग जगहों पे ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड को ही ब्रिटेन ने एक टाइम पे कॉलोनाइज कर लिया था। तो उस टाइम पे पैक्स ब्रिटानिका चलता था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की जीत के बाद, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज उनकी जीत के बाद, और रशिया के खासकर डिसइंटीग्रेशन के बाद, रशिया के खास डिसइंटीग्रेशन के बाद पैक्स अमेरिकाना का टाइम आ गया।
वर्ल्ड में सिंगल सुपर पावर थी अमेरिकन पावर, और कोई उसको चैलेंज करने वाला नहीं था। उसी तरीके से एक टर्म है पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका का मतलब है कि ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे सिर्फ वो कंट्री पावरफुल बन पाएगा जिसके पास सिलिकॉन है, या सिलिकॉन टेक्नोलॉजी है, सिलिकॉन को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वो कंट्रीज पावरफुल बन पाएंगे। इस रेस में अमेरिका ने अपने एलाइज को भी अपने साथ मिलाने के लिए, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए और चाइना की डोमिनेंस को टैकल करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स में खासकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था पैक्स सिलिका। इसमें 9 इनॉग्रल मेंबर्स हैं, यूएस है, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 9 पूरे के पूरे याद होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया को इनिशियली इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, इंडिया को इनविटेशन भी नहीं आया था, पर अभी जो यूएस के एम्बेसडर हैं इंडिया में, सर्गी ग्रॉर, उन्होंने ऐसा बोला है कि पैक्स सिलिका में इंडिया को इनवाइट किया जाएगा। तो अब इंडिया को इनवाइट वो करेंगे, फिर इंडिया उसको एक्सेप्ट करेगा, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। वो फ्यूचर में अगर इंडिया जुड़ता है तो फिर उसको अपडेट कर लिया जाएगा, पर अभी तो फिलहाल इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और इसका मेन मकसद क्या है? चाइना के डोमिनेंस को टैकल करना क्रिटिकल मिनरल्स में। इसका जो पहला समिट हुआ था वो 2025 में हुआ था, और ये एक सिक्योर, प्रॉस्परस और इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन को मेंटेन करने की बात करता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी पैक्स सिलिका से रिलेटेड। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स लॉन्च करता है नीति आयोग। क्यों? ये मेज़र करता है कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं, इंडिया की जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके अंदर एक्सपोर्ट करने की पोटेंशियल कितनी है, वो कितने रेडी हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, उनकी एक्सपोर्ट रेडीनेस कितनी है। तो ये क्यों करता है नीति आयोग? क्योंकि इंडिया का एक एम है, इंडिया का एम है 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करना 2030 तक। मिला के नहीं करना, 2030 तक हमारा एम है कि हम हर साल 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करेंगे, एक एक्सपोर्टर नेशन बन जाएंगे। तो इस एम को अचीव करने के लिए और विकसित भारत 2024-47 के विजन को अचीव करने के लिए नीति आयोग ने एक इंडेक्स लॉन्च किया था, जिसमें उसने स्टेट्स को कैटेगराइज किया है लार्ज, चैलेंजर और एस्पायरर्स की कैटेगरी में। फिर स्टेट्स को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा भी गया है, ऐसे स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, लार्ज स्टेट्स, ठीक है, इस टाइप से। इसी वजह से ये इंडेक्स आया था। तो इसमें स्टेट्स को डिवाइड किया गया है लार्ज, स्मॉल, नॉर्थ ईस्टर्न और यूनियन टेरिटरीज के बेसिस पे, और कैटेगरीज दी गई है लीडर, चैलेंजर और एस्पायरर की। लीडर ऑब्वियसली वो होगा जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, चैलेंजर वो होगा जो अच्छा काम कर सकता है पर अभी उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब वो एवरेज है, मॉडरेट है। और एस्पायरर वो होगा जो अभी अर्ली स्टेज में है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उस स्टेट को अच्छा काम करने के लिए एक्सपोर्ट में। तो जो लीडर्स हैं लार्ज कैटेगरीज में महाराष्ट्र है, गुजरात है और तमिलनाडु है। चैलेंजर्स की बात करें लार्ज कैटेगरी में तो एमपी, हरियाणा, केरला में केरला आ जाएगा। इन सेंस महाराष्ट्र टॉप एक्सपोर्टर है लार्ज स्टेट्स की बात करें अगर। और नॉर्थ ईस्टर्न स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक्सपोर्ट में। तो अब फिर इसके जो कुछ पिलर्स हैं, मतलब किन बेसिस पे स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है वो है, तो इसमें 4 हैं। बिजनेस एक्सपोर्ट सिस्टम है, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिसी एंड गवर्नेंस है और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है। जिसमें जो बिजनेस इकोसिस्टम वाला पिलर है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है 40% का, बाकी सबका वेटेज कितना है? 20% का वेटेज है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि बिजनेस इकोसिस्टम का वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि नीति आयोग का जो इंडेक्स है उसमें एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है तो वो गलत होगा। सबसे ज़्यादा वेटेज किसको है? बिजनेस इकोसिस्टम को है। तो ये इंफॉर्मेशन थी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स से रिलेटेड। फिर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है 16th इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी असेंबली, IRENA का 16th असेंबली हुआ है। कहाँ पे? अबू धाबी में हुआ है। उससे पहले हम देखते हैं कि IRENA है क्या। तो जो IRENA है ये वर्ल्ड की इकलौती इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिन्यूएबल एनर्जी को डेडिकेट करती है, जो काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमोशन में, ठीक है। तो वर्ल्ड की इकलौती इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये सपोर्ट कर रही है कंट्रीज़ को कि वो अपनी जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है या कोल बेस्ड इकोनॉमी है उससे वो सस्टेनेबल एनर्जी इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कर सकें अच्छे से।
तो IREN इस्टेब्लिश हुई थी 2009 में और फोर्स में आई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मस्दार सिटी, अबू धाबी, UAE में इसका हेडक्वार्टर है। दो ऑब्जेक्टिव हैं इसके: रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना और पॉलिसी एडवाइस और कैपेबिलिटी बिल्डिंग कराना कंट्रीज़ की। अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है तो मान लेते हैं कोई कंट्री ने कभी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम नहीं किया है, तो उसे बताना पड़ेगा ना, उसे एडवाइस देनी पड़ेगी कैसे स्टार्ट करना है और उसकी कैपेसिटी भी बिल्ड करनी पड़ेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली अमर्त्य सेन का दिया हुआ था, तो इसी तरीके से इसने भी यहाँ पे इंक्लूड किया है कि वो कैपेसिटी बिल्ड करेंगे कंट्रीज़ की, ताकि वो खुद से ट्रांजिशन कर सकें, उन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। फिर इसमें 170 प्लस मेंबर्स हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसकी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। ये किसकी रिपोर्ट है? IRENA की ही रिपोर्ट है। अब जो 16th असेंबली हुई थी, यहाँ पे भी एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2025 रिपोर्ट, जिसको IRENA और ILO ने मिलकर के जॉइंटली निकाला था। इसमें ये देखा गया था, इसमें ये मेंशन था रिपोर्ट में कि जो सोलर फोटोवोल्टेइक जो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करने वाला सेक्टर कौन सा है? सोलर फोटोवोल्टेइक। और रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा जॉब कौन सी कंट्री क्रिएट कर रही है? तो वो चाइना क्रिएट कर रही है सबसे ज़्यादा जॉब, और इंडिया भी अच्छी खासी जॉब क्रिएट कर रही है इसमें। तो फिर जब इंडिया इसमें सेकंड स्टेज पे है, किस चीज़ में? सोलर फोटोवोल्टेइक और हाइड्रो पावर एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें इंडिया और 4.8% इंडिया जो है वो ग्लोबल PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी कंट्रीब्यूट करती है। जैसे कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का सॉरी, अगर यूपीएससी में ऐसा स्टेटमेंट आता है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल फोटो PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में मोर देन 10% है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कितना है? 4.8% है, 10% नहीं है। और अगर इंडिया में बात करें सबसे आगे कौन सा स्टेट है, तो इंडिया में सबसे आगे गुजरात स्टेट है। सोलर एम्प्लॉयमेंट, सोलर PV जो सोलर फोटोवोल्टेइक है उसके एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हाइड्रो पावर में एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इंडिया दूसरे नंबर पे है, और विंड और लिक्विड बायोफ्यूल में एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया चौथे नंबर पे है। तो ये इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में मेंशन थी। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो एक्चुअली एक बटरफ्लाई सेंचुरी से है। इसका नाम चेंज हुआ था, पहले इसका नाम अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब इसका नाम अरलम वाइल्ड लाइफ बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल बटरफ्लाई डाइवर्सिटी मिलती है ये कन्नूर केरला में और छिंकनी रिवर के पास ये है। तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन इसके बारे में ज़रूरी थी। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो थिरुवल्लुवर से आता है। अब थिरुवल्लुवर एक एंशिएंट तमिल पोएट और फिलोसोफर थे। एक्चुअली इनका बर्थ कब हुआ था ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर मरिमल अडिगल के हिसाब से इनका बर्थ 31 BCE में हुआ था, और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने भी इसे ही ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है इनका बर्थ ईयर, और इसी के बेस पे हर साल 15 और 16 जनवरी को इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है। तो थिरुवल्लुवर एक एंशिएंट तमिल पोएट और फिलोसोफर थे। इनका सबसे फेमस काम क्या है? इनका सबसे फेमस काम थिरुकुरल है। थिरुकुरल क्या है? अब थिरुकुरल एक बुक है जिसको जनरली अराउंड फर्स्ट BC के आसपास लिखा गया था। कोई डेट की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, इसलिए डेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो थिरुकुरल एक डायडैक्टिक एथिकल टेक्स्ट है जिसमें 1130 कपलेट्स मेंशन है, और 1330 कपलेट्स इसमें मेंशन है, और ये क्लासिकल तमिल भाषा में लिखा गया है। और थिरुकुरल ने जो ये किताब लिखी है, थिरुकुरल ये जो किताब लिखी गई है, इसे तमिल वेदा भी कहते हैं, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंस नॉर्थ इंडियंस के लिए वेदा को लेकर के है, उतनी ही इम्पोर्टेंस साउथ इंडियंस थिरुवल्लुवर की बुक थिरुकुरल को देते हैं। अब इसको 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड किया गया है: अरम, पोरुल और कामम। अरम का मतलब वर्च्यू, पोरुल का मतलब सोसाइटी, और कामम का मतलब लव। तो बहुत ज़्यादा अगर यूपीएससी में ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि थिरुकुरल जो है वो एक रिलीजियस टेक्स्ट है, तो ऐसा गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि थिरुकुरल जो है वो सेक्युलर नेचर का है, किसी एक रिलीजन से स्ट्रिक्टली लिंक्ड नहीं है। हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट फिलॉसफी और एथिक्स का यूनिवर्सल इन्फ्लुएंस इस पे देखा जाता है। इसलिए थिरुकुलर को यूनिवर्सल मॉरल फिलोसोफर भी कहते हैं। तो पोरुल में अगर हम पोरुल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे बात होती है किंग्स की ड्यूटीज़ की, जस्टिस सिस्टम की, गुड गवर्नेंस की, एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन की, इन सारी चीज़ों की बात होती है। तो इसीलिए इसे कहते हैं एक सेक्युलर टेक्स्ट। और थिरुकुलर जो थिरुवल्लुवर थे वो वल्लुवा कास्ट के डेवोटी थे। इस कास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर ऐसा कहते हैं कि वो लोग जो रॉयल डिक्रीज़ को अनाउंस करते थे, जैसा कि पुरानी मूवीज़ में सुना होगा ना, जैसे अगर राजा ने कोई संदेश दिया तो फिर वो लोग ड्रम पे बीट करके सुनो 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 ऐसा कह के बताते थे लोगों को। तो ये वही कास्ट थी और इसी से थिरुवल्लुवर बिलोंग करते थे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है गवर्नर्स रूल इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पहले हम जानेंगे सिक्स्थ शेड्यूल क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम एक प्रॉब्लम थी कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल एरियाज़ हैं वो बिल्कुल अलग हैं और उनको इंडिया के कल्चरल सिस्टम में मेन स्ट्रीम सिस्टम में अगर डायरेक्टली इंक्लूड कर लिया जाएगा तो जो उनकी अपनी इंडिपेंडेंस है, अपना सेपरेट कल्चर है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सिक्स्थ शेड्यूल बनाया था गवर्नमेंट ने। तो ताकि ये ट्राइबल लोग खुद अपना एरिया अपने आप से मैनेज कर सकें। इसी सिस्टम का कोर यूनिट होता है एडीसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो सिंपल लैंग्वेज में जो सिक्स शेड्यूल होता है वो कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को इतनी ऑटोनॉमी देता है कि वो लैंड, कस्टम और डेली एडमिनिस्ट्रेशन को खुद मैनेज कर सकते हैं अपने यहाँ के। इस ऑटोनॉमी का टूल क्या होता है? एडीसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो जो एडीसी है वो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं होता कोई, ये एक डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेने वाली बॉडी है। तो जो सिक्स शेड्यूल है वो सिर्फ 4 स्टेट्स में लगता है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अब यहाँ मल्टीपल एडीज होते हैं, मतलब 4 स्टेट्स में 10 एडीसी हैं। जैसे आसाम में एक एडीसी का नाम है आसाम बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो एडीसी का मेन काम क्या होता है हम ये देखेंगे। इनका मेन काम आता है लॉ बनाने की पावर, मतलब ज़मीन का इस्तेमाल, फॉरेस्ट, मैरिज, डाइवोर्स, ट्राइबल कस्टम, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। एक चीज़ है कि फॉरेस्ट में ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो होता है उसका लॉ नहीं बना सकते हैं, वो एक्सेप्शन है। मतलब लोकल लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें ये अपने आप में देख सकते हैं। और जुडिशियल पावर्स भी होती हैं इनके पास, ट्राइबल कोर्ट की पावर भी होती है। लेकिन ये ट्राइबल कोर्ट की पावर तभी एप्लीकेबल होती है जब दोनों पार्टीज एसटी होती हैं, दोनों पार्टीज ट्राइबल है, कोई पार्टी ट्राइबल है कोई पार्टी नॉन ट्राइबल है, तब वो मामला इनके पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास नहीं जाएगा। लोकल डेवलपमेंट का काम देखते हैं ये, टैक्स भी कलेक्ट करते हैं और स्कूल, रोड्स, मार्केट को भी मैनेज ये करते हैं। जुडिशियल पावर्स भी हैं, माइनर सिविल केस, माइनर क्रिमिनल केस, ये सारी चीज़ें भी ये देख सकते हैं छोटे लेवल पे। ये हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे नहीं होते हैं, पर देख सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर छोटी प्रॉब्लम्स हैं तो। जिसमें भी सज़ा 5 साल से कम की है, वो सारी पनिशमेंट, वो सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नर का क्या रोल आता है। तो एडीसी का कोई भी बनाया हुआ लॉ तभी लागू होता है जब गवर्नर उसको अप्रूव करता है। इसका मतलब कि एडीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है पर सॉवरेन नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नर की के बिना एडीसी अपने लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। तो ये इन्फॉर्मेशन थी किस चीज़ से रिलेटेड? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और सिक्स्थ शेड्यूल से रिलेटेड। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड रिपोर्ट है 2026, जिसको आईएलओ ने निकाला है। और ये बताता है कि 4.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2025 का, जो कि 2026 में भी सेम ही रहने वाला है। और मोर देन 2 बिलियन लोग हैं, ऐसे वर्कर्स हैं जो कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और समय के साथ ये बढ़ने वाले हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन की थी। अब आईएलओ कुछ और रिपोर्ट्स भी मेंशन करता है, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी कभी-कभी डायरेक्ट रिपोर्ट ही पूछ लेता है। रिपोर्ट का नाम देगा, फिर 4 ऑप्शन देगा, फिर आपको बताना होगा किसने ये रिपोर्ट निकाली है। तो जो आईएलओ को की और रिपोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है,
ग्लोबल वेज रिपोर्ट है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है और वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट्स भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।